नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पे। और मैं हूं आपके साथ सुरेश राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। आज इस सेशन के अंतर्गत अपन तृतीय श्रेणी ग्रेड 3 साइंस मैथ्स लेवल 2 से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए और साइंस की यूनिट सेकंड की चर्चा करने वाले हैं। और यूनिट सेकंड जो है उसके अंदर तत्व, यौगिक, मिश्रण, भौतिक और रासायनिक के परिवर्तन, ये मुख्य रूप से टॉपिक हैं। उनमें से तत्व और यौगिक जो हैं उनके बारे में अपन पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो है वो आपको होम पेज के ऊपर जाएंगे तो थर्ड ग्रेड साइंस के नाम से बनी हुई जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इससे पूर्व यूनिट फर्स्ट है उसके भी 5 वीडियो हैं, वो भी कंप्लीट मिल जाएंगे वहाँ पे। आज अपन चर्चा करते हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण की चर्चा करते हैं तत्व और यौगिक के बाद में। तत्वों के अंदर अपन धातु, अधातु, उपधातु उन सबको पढ़ करके आए हैं। यौगिकों के अंदर जो अपन समपरमाणवीय अणु या विषम परमाणवीय अणु जो होते हैं, विषम परमाणवीय अणु ही वैसे यौगिक होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात के अंदर जब संयोग होता है तो बने हुए पदार्थ हैं वो यौगिक कहलाते हैं। उनकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। वहाँ अनुपात यानी कि संगठन निश्चित रहता है। अब अपन इस सेकंड पार्ट के अंदर और आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियोस जो हैं उनका भी आपको बेनिफिट मिल सके। बेल आइकन भी दबा लें और एक काम आप ज़रूर करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मैटर है वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ में पहुंच सके। चलिए बात करते हैं बिना देरी के मिक्सचर यानी कि मिश्रण की। तो अपन सभी जानते हैं मिक्स करना, मिला देना पदार्थों को। तो 2 या अधिक यौगिकों को अनिश्चित अनुपात के अंदर, यानी कि जो रेशियो है वो निश्चित नहीं है किसी भी अनुपात के अंदर। अपन ने जैसे नमक और चीनी को मिला दिया, अब उसमें अपन 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं तो ठीक है, 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं तो ठीक है, यानी कि 10 ग्राम डाल रहे हैं, 50 ग्राम डाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मिश्रण ही होगा। तो अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। नए पदार्थ का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि संगठन चेंज हो जाएगा, लेकिन जो नया अपने को एक मैटर प्राप्त हो जाएगा, नया पदार्थ प्राप्त हो जाएगा, उसको अपन क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। तो 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अनिश्चित अनुपात वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण के घटक यानी कि जो अवयवी कंटेंट हैं उनके मध्य कोई विशिष्ट रासायनिक बंध नहीं बनता, अर्थात कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। अतः इन्हें भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि इनको अपन जैसे आसवन है, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है, छानन विधि है, फिल्ट्रेशन वगैरह है, उन विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग ही कर सकते हैं। तो कंटेंट है वो बहुत आसान से क्वेश्चन है, वो एकदम से पूछे जाते हैं थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा के अंदर। यदि अपन ने मैटर को ठीक ढंग से पढ़ा हुआ होता है तो कहीं कोई दिक्कत है वो नहीं आती है। और यह मैटर आपको 9th 10th और यूं कहें कि जितना मैटर 11th 12th से भी टच करता है, पॉइंट टच करता है, तो वो मैटर भी इसके अंदर शामिल है। आपको इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इतना करें कि क्लास को ध्यान से सुने और सुनने के बाद में जो स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें। और उसके बाद में आप जो भी बुक उठाएंगे उसमें आपको ये कंटेंट मोर देन सफिशिएंट मिलेगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो देखो, मिश्रण के अवयवों के वितरण के आधार पर, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल की बात करी, नमक और चीनी को अपन ने मिक्स किया, तो मिक्स करने पर यदि सभी जगह नमक और चीनी समान रूप से वितरित होते तब तो वो होता समांगी यानी कि होमोजीनस, जो नमक चीनी वाले में नहीं होगा। लेकिन जैसे नमक को पानी में घोल दें अपन, तो पानी में घोलते ही नमक है वो सभी जगह समान रूप से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, वितरित होगा। तो समान रूप से वितरित होता है तब तो वो समांगी मिश्रण होता है, और असमान रूप से वितरित होता है तो फिर वो मिक्सचर कैसा होता है? हेटेरोजेनस होता है, यानी कि विषमांगी मिश्रण होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है उसके आधार पर जो मिक्सचर हैं वो कितने पार्ट में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, अपने क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। तो समांगी और विषमांगी। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो आगे देखते हैं। देखिए, मिश्रण जो 2 प्रकार के हैं उनमें सबसे पहले समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब कि अवयव है वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हैं, और समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हैं तो यही मिश्रण हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन कहलाते हैं, अर्थात विलयन कहलाते हैं। ठीक है,
दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो देखिए, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवी तत्व यानी कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही प्रावस्था में हों। एक ही प्रावस्था का मतलब सबको घोल दिया, घोलने के बाद वो या तो ठोस हैं या द्रव हैं या फिर गैस हैं, अलग अलग उनकी अवस्थाएं नहीं हैं। ठीक है, जैसे नमक को आपने पानी में घोला, अब घोलते ही नमक भी क्या आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म के अंदर ही आ जाएगा, और उसके अंदर विलय और विलायक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो जाएंगी? एक ही हो जाएंगी, यानी वो समान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोला जाता है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? विलयन यानी कि सॉल्यूशन ही भी कहा जाता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब विलयन के अंदर जो ज़्यादा सांद्रता में होता है, अधिकतम जो सांद्रता में उपस्थित अवयव होता है, वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। और अन्य सारे जो कम सांद्रता में मौजूद होते हैं, वो सभी घटक क्या कहलाते हैं? विलय के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि विलायक में विलय है, वो घुल करके क्या बनाते हैं? विलयन का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जो विलयन यानी कि समांगी मिश्रण है, वो ठोस, द्रव, गैस सभी अवस्थाओं के अंदर पाए जा सकते हैं। जैसे ये ठोस सॉलिड भौतिक स्टेट के अंदर देखें तो मिश्र धातुएं, मिश्र धातु, ठीक है। जैसे अपन कहें कि कॉपर के अंदर टिन मिला दिया जाए, कांसा बन जाएगा, है ना। कॉपर और जिंक मिला दिया जाए, ठीक है, पीतल बना रहे हैं, तो कॉपर और जिंक मिला रहे हैं, कॉपर और टिन मिला रहे हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो भी मिश्र धातुएं होती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि दोनों धातुएं, दो या दो से अधिक धातुएं हैं, वो सॉलिड स्टेट में ही हैं, और उनको आपस में क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, और समान रेशियो के अंदर समान उनका क्या होता है? सभी जगह वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो समान रूप से होता है। जैसे अपन सोना है, उस सोने से ही आभूषण बना रहे हैं, तो आभूषण बनाते समय उसके अंदर अपन कॉपर या सिल्वर जो भी मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, 24 कैरेट को 22 कैरेट 20 कैरेट के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो सभी जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वो क्या है? ठोस अवस्था में पाया जाने वाला एक मिश्र धातु, यानी कि वो एक समांगी मिश्रण यानी विलयन ही है वो। फिर द्रव अवस्था के अंदर पाए जाने वाले, अपन कह रहे हैं कि एक ही प्रावस्था में होंगे, तो द्रव प्रावस्था में जैसे नींबू का पानी, नींबू रस अपन बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है? पानी है, नींबू का जो उसका रस निकाला हुआ है वो है, चीनी वगैरह है, जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा किस अवस्था में आ गया है? जब वो पानी तैयार होता है पीने के लिए, उस समय किस अवस्था में आ चुका होता है? द्रव अवस्था में होता है सब कुछ। सोडा वाटर है, तो उसके अंदर भी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर गैस CO2 है, वो उच्च दाब के ऊपर मिक्स करी जाती है, तो वो CO2 भी किस अवस्था में आ जाती है? जब घुली हुई होती है तब लिक्विड फॉर्म में ही आ जाती है। जल के अंदर नमक घोल रखा है या जल में चीनी घोल रखी है, तो इसमें जल तो लिक्विड फॉर्म में था ही, नमक और चीनी यानी शर्करा वो भी किस अवस्था में आ गई हैं? घुलकर द्रव अवस्था के अंदर आ गई हैं। तो समान भौतिक प्रावस्थाओं के अंदर एक ही प्रावस्था के अंदर ये पाए जाते हैं। गैसीय भौतिक प्रावस्था के अंदर पाया जाने वाला समांगी मिश्रण यानी विलयन वो है वायु। तो वायु में जैसे 78% नाइट्रोजन है, वो विलायक का काम करेगी, और अन्य जो भी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब क्या हो जाएंगी? विलय के रूप में उपस्थित रहेंगी। तो इस प्रकार से समांगी मिश्रण यानी विलयन है वो ठोस, द्रव, गैस सभी अवस्थाओं के अंदर पाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपन वहाँ पर विलय के कणों को अलग नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि विलय के कण बहुत ही छोटे होते हैं। विलय और विलायक हैं, तो विलायक में विलय के कण हैं वो क्या होंगे? बहुत छोटे होंगे। इसमें कणों का व्यास, यहाँ कणों के व्यास की बात केवल विलय की बात होती है, विलायक है वो तो अति सूक्ष्म है ही। व्यास 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। अतः इनको नग्न आँखों से, नग्न आँखों का मतलब ये है कि कोई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वगैरह है वो नहीं लगाया जाए, सीधा अपन आँखों से ही डायरेक्ट देखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, नहीं देखा जा सकता है। ये जो गुण अपन पढ़ रहे हैं, इन गुणों से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि यदि ऐसा कोई विलयन है या मिश्रण है, तो वो मिश्रण किस प्रकार का होगा? वो विलयन होगा या निलंबन होगा या फिर वो कोलाइड होगा, ठीक है। तो नग्न आंखों से इनको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इनके कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। देखो, मिश्रण 3 प्रकार के हैं। एक है वास्तविक विलयन, दूसरे हैं अपने यहाँ पे कोलाइड, और तीसरे हैं निलंबन। तो इन तीनों की चर्चा अपन आज के इस सेशन में करने वाले हैं। ये 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं,
1 नैनोमीटर जो आकार है उससे छोटे होते हैं कौन? वास्तविक विलयन। ये होते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच, यानी कि मीडियम रेंज। और ये होते हैं 1000 नैनोमीटर से बड़ा आकार होता है। ये जो रेंज है इससे बड़ा आकार किसका होता है? निलंबन के अंदर जो विलय के कण होते हैं या जिसको परिक्षिप्त प्रावस्था बोला जाता है उसके कण हैं। जो कोलॉइडी विलयन होते हैं, निलंबन होते हैं, उनके अंदर क्या कहा जाता है? जैसे वास्तविक विलयन में अपन ज़्यादा मात्रा में मौजूद पदार्थ को विलायक और कम मात्रा वाले को विलय बोलते हैं, वैसे ही कोलॉइड्स के अंदर ज़्यादा मात्रा में पदार्थ जो विलायक के रूप में है उसको परिक्षेपण माध्यम मतलब घोलने वाला जो मीडियम है वो, और जो घुला हुआ होता है यानी विलय होता है उसको परिक्षिप्त प्रावस्था बोला जाता है, यानी कि घुली हुई अवस्था बोला जाता है। तो जो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार यहाँ 1 नैनोमीटर यानी विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा, यहाँ कोलॉइड में 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच, और निलंबन के अंदर, निलंबन जैसे कीचड़ वगैरह है, जैसे पानी में मिट्टी का मिश्रण है तो मिट्टी के कण है वो 1000 नैनोमीटर से क्या होंगे? बड़े होंगे। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं वास्तविक विलयनों की यानी समांगी मिश्रण की, तो 1 नैनोमीटर से क्या होता है? छोटा आकार इनका होता है। अब बात करते हैं आगे, देखो तो इनमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लो कि एक यहाँ पर ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर आपने कोई नींबू पानी भर रखा है यानी कि वास्तविक विलयन भर रखा है। यहाँ से आप किसी सोर्स से और प्रकाश इसके ऊपर आपतित करवाएंगे तो यूँ ऐसे प्रकाश जा रहा है, तो ये जो प्रकाश का मार्ग है वो इनमें नहीं दिखेगा, यानी कि टिंडल प्रभाव, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने का गुण है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयनों के अंदर प्रदर्शित नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक विलयन के अंदर कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए वो इस प्रकाश के मार्ग को उतना नहीं मोड़ पाते हैं कि वो मार्ग अपने को चमकीला मार्ग है वो दिखाई दे जाए, ऐसा नहीं होता है। तो मार्ग दिखाई नहीं देता, अर्थात टिंडल प्रभाव ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब जब अत्यंत छोटे हैं तो इनमें से, जैसे नमक को आपने पानी में घोल लिया, अब आप छान करके उस नमक को वापस अलग नहीं कर सकते। सामान्य विधि यानी कि छान कर या फिल्टर पेपर के द्वारा इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यदि इनको शांत छोड़ दिया जाए, यानी कि आपने नमक को पानी में घोलकर शांत छोड़ दिया तो भी नमक पैंदे पर नहीं बैठेगा ऑटोमेटिक। हाँ, उसको गर्म करके आसवन विधि के द्वारा या वाष्पीकरण विधि के द्वारा आप नमक को अलग कर सकते हो, लेकिन सामान्य तौर पर शांत छोड़ने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात ये भौतिक तौर पर क्या होते हैं? स्थायी मिश्रण होते हैं। फिर विलयन के कुछ एग्जाम्पल हैं। टिंक्चर आयोडीन, तो टिंक्चर आयोडीन में 2% तो क्या होता है? आयोडीन होती है, और वो आयोडीन किस में घुली हुई होती है? एल्कोहल के अंदर घुली हुई होती है। तो एल्कोहल का और एल्कोहल में आयोडीन का जो मिश्रण है जिसमें 2% क्या है? आयोडीन मिक्स है, उसको किस नाम से जाना जाता है? टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, जो कि एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आती है। फिर जैसे यह हो गया आपका लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि एल्कोहल है वो लिक्विड है, तो ये जो आयोडीन है वो भी किस फॉर्म में आ जाएगी? लिक्विड फॉर्म में रहेगी। पीतल है, जैसा मैंने मिश्र धातु वाली समय चर्चा करी थी, कॉपर और जिंक को निश्चित अनुपात में मिलाया हुआ है पीतल, तो ये एक मिश्र धातु ठोस अवस्था में। कांसा है तो कॉपर प्लस टिन, ये मिश्र धातुएं एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो कॉपर के साथ में जिंक होता है, कांसे में कॉपर के साथ में टिन होता है। तो ये थे अपने समांगी मिश्रण यानी कि वास्तविक विलयन सॉल्यूशन, जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, साधारण विधियों से छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन है वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं विलयन के बारे में। तो विलयन की कंसंट्रेशन, सांद्रता, देखो विलयन के अंदर एक तो विलायक है और दूसरा विलायक के अंदर घुला हुआ है क्या? विलय। तो ये पूरा सॉल्यूशन या जो विलायक है उसकी निश्चित मात्रा में कितना विलय उपस्थित है वही क्या कहलाएगी? विलयन की सांद्रता कहलाएगी। उसकी मात्रा या उसका आयतन, यानी कि द्रव्यमान के अंदर मात्रा यानी ग्रामों में मात्रा या फिर ml में उसका आयतन कितना है। तो विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में, विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा क्या? या तो निश्चित आयतन हो सकता है या निश्चित क्या हो सकता है? द्रव्यमान हो सकता है। उसमें घुले हुए विलय की मात्रा को, यानी कितना विलय उसमें घुला हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। विलय की मात्रा यानी विलय कितना घुला हुआ है, उस मात्रा के आधार पर विलयन है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। विलय की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। देखिए मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पर आपने विलायक ले रखा है,
विलायक लिया हुआ है, विलायक मान लीजिए कि 1 लीटर है। अब इसके अंदर आप नमक घोल रहे हो यानी कि NaCl घोल रहे हो। सपोज दैट सामान्य ताप दाब के ऊपर 1 लीटर पानी के अंदर और 20 ग्राम नमक घोला जा सकता था, इतना घोला जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं घोला जा सकता। तो एक तो अमाउंट है 20 ग्राम प्रति लीटर, तो इतना घोलते ही ये सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड यानी संतृप्त हो गया। अब यदि इस 20 ग्राम मात्रा से कम NaCl है तो वो है असंतृप्त, और आपने किसी तरीके से ताप वगैरह बढ़ा करके 20 ग्राम से ज़्यादा मात्रा घोल दी, तब वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त। तो बस यही है कि जितनी एक नॉर्मल रेंज में जितनी मात्रा घुल सकती है उतनी है तब संतृप्त, उससे कम है तो असंतृप्त, और उससे ज़्यादा है तो अति संतृप्त। तो ये सामान्य सा कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर होने वाला। तो अपन बात करते हैं, देखिए आगे। विलयन 3 प्रकार के, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, विलय की अधिकतम संभव मात्रा, जैसे अपन ने अधिकतम 20 ग्राम मानी थी, यहाँ पर 30 ग्राम ले सकते थे, कितनी भी ले सकते हैं अपन एक इमेजिन करके कि 20 ग्राम मात्रा घुल सकती थी, अब उससे कम घुली हुई है, मात्रा से कम सांद्रता उपस्थित हो तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। असंतृप्त विलयनों को पुनः 2 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। एक सांद्र विलयन और तनु विलयन। सांद्र और तनु दोनों ही क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं, मतलब संतृप्तता सांद्रता से कम ही होते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर 2 कंटेनर ले रखे हैं और एक में, जैसे यहाँ मैं कहूँ कि आपने 15 ग्राम NaCl 15 ग्राम NaCl पर लीटर घोल रखा है, और यहाँ पर आपने 18 ग्राम NaCl पर लीटर घोल रखा है। तो इन दोनों में कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, इस B वाले की। इसको मैं कंटेनर A कह दूँ और इसको B कह दूँ, तो B में कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि नहीं है, इसकी तुलना में ये ज़्यादा है। तो ये तो कम सांद्रता वाला तो कहलाएगा यहाँ पर डाइल्यूट यानी कि तनु विलयन, और ये क्या कहलाएगा आपका सांद्र विलयन। ये क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। यहीं पर ही मान लीजिए कोई कंटेनर C लगाते हैं अपन, ठीक है, या यूँ कहूँ कि यहाँ पर कोई कंटेनर लगाते हैं दूसरा, और इसके अंदर मान लीजिए कि 12 ग्राम नमक ही घुला हुआ है, 12 ग्राम। तो अब इसकी और इसकी तुलना करोगे इन दोनों की, तो ये तनु होगा और ये सांद्र होगा, और इन दोनों की तुलना करोगे तो ये तनु होगा और ये क्या होगा, सांद्र होगा। इसका मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो दोनों क्या है, तुलनात्मक गुण हैं। जिसमें ज़्यादा मात्रा होती है वो सांद्र, और कम मात्रा में विलय होता है वो क्या होता है, तनु। तो तुलनात्मक रूप से अधिक विलय जिसमें मौजूद हो वो सांद्र विलयन कहलाता है, और तुलनात्मक रूप से मतलब दूसरे की तुलना में कम विलय उपस्थित हो वो क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। तो आई थिंक आराम से क्लियर हो गए होंगे असंतृप्त विलयन और कंसंट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो विलय की अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित हो, जितनी घोली जा सकती थी, जैसे अपन ने यहाँ पर 20 ग्राम लेकर के चले अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो यदि 20 ग्राम घोल सकते थे, 20 ग्राम ही घोल दिया अपन ने, तो जितना चाहिए था उतना घोल दिया, मतलब सैचुरेटेड हो गया। तो अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित है तो वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। फिर है अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्तता सांद्रता से अधिक विलय अगर उपस्थित है, जितना घोला जा सकता था उतना घोल दिया, लेकिन अपन ने उससे भी ज़्यादा मात्रा ताप बढ़ा करके या फिर उसको किसी भी तरह से विलोडित करके ज़्यादा मात्रा अगर उसमें अपन ने क्या कर दी, घोल दी है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अति संतृप्त सॉल्यूशन यानी कि हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो ये हो गई कि विलय है उसकी मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन है, उनकी सांद्रताएं अलग अलग होती हैं, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। चलिए आगे बात करते हैं। जो सांद्रताएं हैं उन सांद्रताओं की इकाइयां यानी कि कंसंट्रेशन यूनिट्स। द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, परसेंटेज W/W का मतलब यहाँ पर विलय है उसकी मात्रा है वो भी ग्रामों में दी जाएगी, और जो आपका सॉल्यूशन है विलयन है उसकी मात्रा भी किस में दी जाएगी, ग्रामों में ही दी जाएगी। परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज किस पे निकलेगा, 100 पे निकलेगा। तीनों चीज़ें फिक्स हो गई हैं, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, परसेंटेज निकालना है 100 पे, ठीक है, बस हो गया, बन गया काम। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान जो ग्रामों में है वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से वो जाना जाएगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान ग्राम के अंदर, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, और 100 में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान है वो प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो 100 की बजाय 250 कितना भी दिया तो अपन क्या करेंगे, उस दिए गए द्रव्यमान का भाग लगा देंगे और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको यूं कहा जा रहा है कि 10 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया है। यहां पर जो विलयन है उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो 10 ग्राम NaCl को यानी विलय का द्रव्यमान 10, ठीक है, 90 ग्राम जल में घोला गया है। तो 90 और 10, यहां देखो विलयन का द्रव्यमान विलय प्लस विलय की तो होता है विलयन, तो 10 प्लस 90 गुणा क्या हो गया, 100। ये किया, 90 प्लस 10 क्या हो गया, ये भी 100 और ये भी 100, ये 10 बचा, यानी कि 10%, 10% द्रव्यमान। ये लो, ये क्या आ जाएगा, आपका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, सांद्रता इकाइयां हैं वो निकाले सकते हैं। फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो देखो द्रव्यमान और आयतन यानी कि ऊपर विलय का द्रव्यमान और नीचे विलयन का आयतन और परसेंटेज 100 पे, आयतन ml में, तो 100 ml यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय का ग्रामों में द्रव्यमान है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। परसेंटेज ऑफ वेट एंड वॉल्यूम, आयतन, तो यहाँ पर विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान ग्राम के अंदर, विलयन का आयतन, आयतन ml में। अगर आपको लीटर में दिया हुआ है आयतन तो लीटर को 1000 से गुणा करके क्या कर देंगे आप, ml में चेंज कर लेंगे और गुणा 100। ठीक है, तो इस तरह से अपन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है वो निकाले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यूं कहा जाता है कि 20 ग्राम शक्कर को, 20 ग्राम शक्कर को पानी में घोलकर 2 लीटर विलयन बनाया गया, 2 लीटर विलयन बनाया गया है। इसका क्या निकालिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालिए। तो 20 ग्राम शक्कर को यानी दिया गया द्रव्यमान विलय का 20 ग्राम, 2 लीटर, तो 2 गुणा लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 और गुणा क्या कर दिया, 100 कर दिया। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। ठीक है, नीचे 10 गुणा 2, ये 20 और ये 20, क्या रहा 1% W/V। ये लो, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 1% द्रव्यमान आयतन वाला विलयन है वो अपने को प्राप्त होगा। इसके बाद में अपन करते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का मतलब दोनों चीजें, जैसे अपन ने फर्स्ट जो कंसंट्रेशन यूनिट देखी उसमें दोनों द्रव्यमान थे, अब दोनों क्या हैं, आयतन हैं, यानी कि विलय और जो विलयन है उसके आयतन ही होंगे। तो 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित विलय का ml में ही आयतन क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है, या इसको आयतन प्रतिशत 2 बार लिख करके भी इसको समझा जाता है, उस रूप में भी लिखा जाता है। तो देखिए आयतन परसेंटेज है या वॉल्यूम के साथ में परसेंटेज है, तो विलय का आयतन ml में बटा विलयन का आयतन भी ml में, गुणा किससे कर दिया, 100 से, क्योंकि 100 ml पे ही तो निकाल रहे हैं अपन सारी चीजें। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 320 ग्राम विलायक जल में, 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक को घोला गया है, विलय है, विलयन की सांद्रता। तो देखो दोनों यहाँ भी ग्राम में दे रखा है द्रव्यमान, यहाँ भी ग्राम में दे रखा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटा टोटल विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 होता है। विलय का द्रव्यमान 40 ग्राम दिया, 40 रख दिया। विलयन का द्रव्यमान, विलायक और विलय दोनों को जोड़ेंगे तभी तो विलयन का द्रव्यमान आएगा, तो 320 और 40 को जोड़ दिया, गुणा कर दिया किससे, 100 से। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको ये 320 और 40 360 हो गया, 40 के अंदर इसका भाग लगेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 बार कट जाएगा, 0 से 0 और 9 चौक 36, तो 9 बार कटेगा और ये 100 में 9 का भाग देंगे तो 11.11%। प्रतिशत क्या हो जाएगा, W, यानी कि द्रव्यमान का द्रव्यमान के साथ में प्रतिशत। तो इस प्रकार से अपन जो सांद्रता इकाइयाँ हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं और बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर।
मोललता ये भी सांद्रता इकाइयाँ हैं, लेकिन ये आपके इस सिलेबस के अंदर है नहीं, ठीक है। ये सांद्रता इकाइयाँ भी मैंने केवल मिश्रण दे रखे थे इसलिए मैंने ये बताए हैं, ठीक है। बाकी ये भी यूँ कहिए कि सीधा सीधा एग्जाम के सिलेबस से थोड़ा सा टच करती हुई चीज़ें ही हैं। अब अपन बात करते हैं आगे। और अगर मोललता भी देखना हो तो सॉल्यूशन की जो यूनिट है वो भी अपनी डाली हुई पड़ी है सेकंड ग्रेड के लिहाज से, तो वो जो सांद्रता इकाइयाँ हैं सॉल्यूशन वाला टॉपिक है वो वहाँ देखेंगे, तो भी उसके भी पहले दूसरे वीडियो के अंदर ही ये मिल जाएंगी। और भी ज़्यादा देखना चाहें तो, बाकी इससे ज़्यादा की आवश्यकता है नहीं, इसलिए इनको मैंने शामिल कर लिया है यहाँ पर। आगे बात करते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी विलयन की बात हो चुकी, समांगी मिश्रण यानी कि सॉल्यूशन, विलयन के टाइप्स प्रकार और विलयन की सांद्रता इकाइयाँ उनकी बात हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं अपन विषमांगी मिश्रण यानी कि हेटेरोजिनस मिक्सचर यानी जिनके अंदर जो विलय और विलायक यानी कि मिक्स जिस पदार्थ में हो रहे हैं और जो पदार्थ हो रहे हैं वो एक ही अवस्था में नहीं आते, उनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग प्रतीत होती हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं के अंदर पाए जाते हैं। विलय की प्रावस्था अलग और विलायक की प्रावस्था का मतलब अवस्था से ही है, भौतिक अवस्था से ही है, में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोजिनस यानी कि विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विलायक प्रावस्था को यानी जैसे अपन ने अभी विलयन पढ़ा और विलयन में अपन ने ज़्यादा मात्रा में जो उपस्थित पदार्थ है उसको विलायक कहा और कम मात्रा वालों को विलय कहा। यहाँ अपन विलायक और विलय शब्द यूज नहीं करके और उसकी जगह विलायक यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में है उसको अपन कहेंगे परिक्षेपण माध्यम यानी कि घुलने के लिए माध्यम, आवश्यक माध्यम, ठीक है। और विलय प्रावस्था है उसको अपन क्या कहेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि घुली हुई अवस्था। इन दोनों नामों से इसको जाना जाएगा, तो ध्यान में रखें। आगे निलंबन या कोलॉइड पढ़ेंगे तो उनके अंदर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था ये शब्द यूज किए जाएंगे। परिक्षेपण माध्यम का मतलब है विलायक, विलायक में ही तो पदार्थ घुलता है यानी कि किसी माध्यम में घुलता है, तो माध्यम तो किसको कहेंगे? विलायक को। और जो घुली हुई अवस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था है, वो किसके रूप में होगी? विलय के रूप में होगी। विषमांगी मिश्रण यानी कि हेटेरोजिनस मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक है निलंबन और दूसरे क्या हैं? कोलॉइड, ठीक है। बात करते हैं अपन आगे निलंबन और कोलॉइड्स की। देखिएगा निलंबन क्या है? निलंबन ये विषमांगी मिश्रण है, तो ये तो अपन देख ही चुके हैं, अलग अलग इनमें प्रावस्थाएं पाई जाएंगी। निलंबित विलय प्रावस्था यानी कि जो घुला हुआ है, विलय प्रावस्था जिसको परिक्षिप्त प्रावस्था के नाम से जानेंगे, उसके कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, अर्थात ये कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं, इसलिए इनको किसी माइक्रोस्कोप से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नग्न आंखों से देखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो विलय अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार है वो 1000 नैनोमीटर से क्या होता है? बड़ा होता है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, वास्तविक विलयन, फिर कोलॉइड और उसके बाद में निलंबन, यहाँ 1 नैनोमीटर से छोटा, यहाँ 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य, और यहाँ 1000 नैनोमीटर से भी क्या होगा? बड़ा आकार होगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। वास्तविक विलयन के अंदर जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, और ये 1000 से भी बड़ा। 1 और 1000 ये ध्यान में रखेंगे, 1 नैनोमीटर से छोटा और 1000 नैनोमीटर से बड़ा, यहाँ 1 से 1000 के बीच। निलंबन अस्थायी, इतने बड़े कण हैं तो इनका क्या होगा? ग्रेविटेशन इनके ऊपर ज़्यादा लगेगा, द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा और कोई स्थायी रासायनिक बॉन्ड बनते ही नहीं है, तो ये निलंबन होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, अर्थात इन्हें यदि स्थिर या शांत छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है? परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं वो नीचे पैंदे में बैठे जाते हैं। जिस प्रकार से कीचड़ के अंदर देखें अपन कि पानी है उसमें मिट्टी के कण हैं, यदि कुछ समय तक वो शांत रहता है तो वो मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं? नीचे बैठने लग जाते हैं और ऊपर निथर करके पानी है वो अलग ही रह जाता है। और भी एग्जाम्पल देखें तो पानी में चौंक का बुरादा अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, घोला हुआ है, या फिर मिट्टी का मिश्रण है, कीचड़ जिसको अपन बोल रहे हैं, तो इन्हें भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है, छानकर भी अलग कर सकते हो, फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हो। और ये क्या होते हैं?
अस्थायी होते हैं, यानी कि धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, नीचे बैठे जाते हैं। आंखों से इनको स्वतंत्रता पूर्वक देखा जा सकता है। तो ये जो गुण है वो किसके रहेंगे, निलंबन के रह जाएंगे। तो ध्यान में रखें, मेन यहाँ पर ये आता है कणों का आकार है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा। फिर बात आती है इसके अंदर एक गुण जो टिंडल प्रभाव अपन ने देखा, प्रकाश के मार्ग को दिखाई देने वाली बात। तो निलंबन के अंदर स्पष्ट टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता। हाँ, थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन स्पष्ट टिंडल प्रभाव निलंबन के अंदर भी दिखाई नहीं देता है, वास्तविक विलीन के अंदर भी दिखाई नहीं देता। स्पष्ट टिंडल प्रभाव है वो केवल कोलोइड के अंदर ही दिखाई देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। जो विषमांगी मिश्रण हैं उनके अंदर दूसरे टाइप के मिक्सचर कोलॉइड्स। ठीक है, तो कोलॉइड्स में परिक्षिप्त प्रावस्था जो किसके रूप में है, विलय के रूप में है। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार मध्यम होता है। मध्यम मतलब जो दो अपन पढ़ के आए हैं, वास्तविक विलीन में 1 नैनोमीटर से छोटा, निलंबन में 1000 नैनोमीटर से बड़ा। यहाँ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के क्या है, बीच की परास का क्या पाया जाता है, आकार पाया जाता है। और इन्हें भी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, मुख्य रूप से 1000 नैनोमीटर से छोटे ही हैं। ठीक है, 1000 नैनोमीटर से छोटे हैं, तो जो माइक्रोस्कोप है वो भी 10⁻⁶ मीटर तक ही देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, मुख्य रूप से इनको साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं, जबकि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब मेन जो फीचर आता है वो ये है कि इनमें से गुजरने वाले प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर मार्ग दिखता है। अर्थात ये क्या करते हैं, प्रकाश पुंज के रूप में मार्ग को दिखाते हैं, अर्थात टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव, टिंडल के नाम के ऊपर वैज्ञानिक जो खोज करता था, जिसने इस प्रभाव को देखा, उनके नाम पर ये टिंडल प्रभाव नाम पड़ गया। ये भी क्या होते हैं, वास्तविक विलीनों की तरह स्थायी होते हैं, अर्थात इन्हें भी शांत छोड़ दिया जाए तो अवयव पृथक नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे दूध है वो क्या होते हैं, कोलोइड ही होते हैं। आगे अपन और कोलोइड भी देखेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो दूध को अगर आप शांत छोड़ देंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि प्रोटीन, विटामिन, वसाएं जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगी थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इन्हें भी शांत छोड़ देने पर अवयव वो पृथक नहीं होते हैं। इन्हें छानन विधि से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे दूध को आप छान रहे हो तो छान करके दूध में कोई अन्य अगर कोई पदार्थ मिक्स हो गया है तो हो सकता है वो अलग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूध में से आप फेट को अलग कर सकते हो छान कर, ऐसा नहीं है। परंतु विशिष्ट विधि जैसे अपकेंद्रण विधि के द्वारा मंथन विधि के द्वारा उसको अपन पृथक कर सकते हैं। जैसे दूध से क्रीम निकालते हैं तो क्या करते हैं कि एक पात्र के अंदर दूध को भर लिया, या जैसे दही से मक्खन निकालना भी ये भी है। अब इसको मथा जाएगा अपकेंद्रीय विधि के द्वारा, तो उसमें से जो क्रीम है या मक्खन है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल करके आ जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, फेट है, वसा है, वो उससे अलग ही हो जाएगी। तो ये अपकेंद्रण विधि के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध से क्रीम निकालने की विधि कौन सी होती है, तो अपकेंद्रण विधि। पृथक्करण की विधियां भी अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, तो वे हैं। अब अपन बात करते हैं आगे विभिन्न प्रकार के कोलॉइड्स, यानी कि जो कोलॉइडी विलीन हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। ये एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, हालांकि ये थोड़ा सा 10th के लेवल से ऊपर है। 12th क्लास के अंदर ये पूछा जाता है, हालांकि 9th क्लास में भी ये इंडेक्स है वो दी हुई है, लेकिन थोड़ा सा इसको ठीक से समझने की जरूरत यहाँ पर है। अब देखो, परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक के रूप में या तो गैस हो सकती हैं, या द्रव हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, ठोस। तीन ही भौतिक अवस्थाएं हैं। फिर विलय के रूप में भी क्या हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस से हो सकते हैं। लेकिन गैस का गैस में मिश्रण है वो समांगी होता है। गैस का गैस में पढ़ करके आए हैं अपन समांगी मिश्रण के रूप में वायु द्रव अवस्था में, तो उसमें 78% नाइट्रोजन विलायक के रूप में और बाकी गैसें विलय के रूप में, तो वो तो समांगी मिश्रण हो जाएगा, कोलॉइड नहीं होगा, विषमांगी नहीं होगा। कोलॉइडी विलयन विषमांगी होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो गैस का गैस वाला है वो हटा दो। अब गैस में द्रव को मिक्स कर दो और गैस में ठोस को मिक्स कर दो। गैस में द्रव को मिक्स करेंगे और गैस में ही ठोस को मिक्स करेंगे। ये परिक्षेपण माध्यम दिए हुए हैं यहाँ पर, और ये परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी ये तो विलायक का काम करने वाले पदार्थ हैं ज़्यादा मात्रा में और ये कम। द्रव को जब गैस में घोलेंगे, गैस क्या है, एयर, तो एयर में बनने वाला कोलॉइड विलयन
यहाँ पर क्या कहलाएगा, एरोसोल कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, एरोसोल कहलाएगा। अब इनको अगर पृथक पृथक करना है तो द्रव एरोसोल और ठोस एरोसोल के नाम से जाना जाता है। तो एयर में घुला हुआ है तो एरोसोल है, बस ऐसे याद रख लेंगे। एयर में यानी कि जो माध्यम है वो एयर है, गैस है, तो एरोसोल बन जाएगा, ठीक है। द्रव घुला हुआ है तो द्रव एरोसोल, ठोस घुला हुआ है तो ठोस एरोसोल। अब देखिए कोहरा, कोहरे के अंदर क्या होता है, पूरी वायु होती है और वायु के अंदर जल की बूंदें तैर रही होती हैं। बादलों के अंदर भी ऐसा है, वायु में जल की बूंदें तैर रही होती हैं, कुहासा, है ना। तो इन सब के अंदर गैस में द्रव है वो घुला हुआ होता है और क्या बनता है, एक कोलोइडल विलयन बनता है जो एरोसोल टाइप का होता है। धुआं, धुएं के अंदर क्या है, वायु के बीच बीच में कार्बन के कण जो सॉलिड हैं, तो वायु जो यहाँ पर धुएं के अंदर क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा, ठीक है, वायु यानी कि गैसें, और जो कार्बन के कण होंगे वो ठोस अवस्था के अंदर, उसके अंदर क्या होंगे, घुले हुए होंगे, तो ठोस एरोसोल धुआं हो जाएगा। फिर द्रव अवस्था जो है वो परिक्षेपण माध्यम के रूप में है। अब द्रव में गैस घुली हुई है, द्रव में द्रव घुला हुआ है, द्रव में ठोस घुला हुआ है, ठीक है। तो देखिए द्रव में गैस है तो पानी में हवा जाएगी, क्या बनेगा, हवा का बुलबुला, मतलब कि झाग बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पानी में हवा जाने पर क्या बनेगा, झाग बनेगा, ठीक है। तो फोम, क्या कह रहे हैं अपन इसको, फोम कह रहे हैं। द्रव में गैस एंट्री कर रही है, जैसे शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम के अंदर यही होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर वो क्रीम होती है और उसमें एयर एंटर करते ही और क्या होने लगते हैं, झाग बनने लगते हैं, फोम कहलाएगा वो। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान में रखें, द्रव का, द्रव में जो विस्मांगी विलयन है क्या कहलाता है, इमल्सन या कोलोइडल विलयन है वो क्या कहलाता है, इमल्सन या पायस के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है। द्रव का, द्रव में कोलोइडल विलयन क्या कहलाता है, इमल्सन या पायस कहलाता है। या दूध किस प्रकार का कोलोइडल विलयन है, तो इमल्सन यानी कि पायस प्रकार का कोलोइडल विलयन है। दूध के अंदर यही है कि जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है और अन्य जो उसके अंदर फैट वगैरह जो भी हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होती हैं। तो लिक्विड में लिक्विड घुला हुआ है दूध, ऐसा कोलोइडल विलयन है। और फेस क्रीम जो भी होती हैं, शेविंग क्रीम अलग है, फेस क्रीम जो आफ्टर अपन बाद में यूज़ करते हैं, फेस को निखार दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या होती है, द्रव में द्रव का कोलोइडल विलयन ही होती हैं। फिर द्रव में कोई सॉलिड है, द्रव में कोई सॉलिड है तो ये सोल कहलाएगा। याद रखेंगे सोल, SOL, ऐसे याद रखेंगे। सॉलिड किसमें, लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड में सोल बन गया, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ ए मैग्नीशिया, तो इसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो जल में घुला हुआ होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है और वो जब द्रव में घुलता है तो क्या बनता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है, सोल कहलाएगा ये बात हुई अपनी जब परिक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव हो। अब परिक्षेपण माध्यम क्या हो, सॉलिड हो, ठोस हो। ठोस में गैस भरती है, तो देखो जब द्रव में गैस है तो फोम, और ठोस में गैस है तो क्या हो गया, ठोस फॉर्म। बस इसी को कन्वर्ट कर दो, ठोस फॉर्म। रिलेट करें एक दूसरे से और रिलेट करके अपन क्या कर सकते हैं, नाम बना सकते हैं, ठोस फॉर्म। तो ये सामान्य फॉर्म जो है ठोस अवस्था में, उसके बीच में जैसे स्पंज वगैरह है, ये स्पंज, रबर, तो उनमें क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड के अंदर बीच में क्या होती है, गैस होती है, इसीलिए इसके अंदर क्या पाई जाती है, दबने की जो का गुण है वो पाया जाता है। इसके बाद में ठोस में कोई लिक्विड है, ठोस में लिक्विड तो क्या बनेगा, जेल बनेगा। उल्टा देखो, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस तो सोल, और ठोस में द्रव तो जेल, सोल और जेल ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। जेल बनेगा। जेली सदृश पदार्थ, पनीर, ठीक है, पनीर, ठोस के बीच में क्या है, लिक्विड है, और मक्खन, ये जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, जेल प्रकार के सॉल्यूशंस के हैं, और जेल हैं वो क्या है, कोलोइडल विलयन है। फिर ठोस का ठोस के अंदर विलयन, ठोस का ठोस में, देखो ठोस का द्रव में सोल, तो ठोस का ठोस में ठोस सोल, ठीक है, सोल से ही कनेक्ट करके देख लेंगे। जैसे रत्न पत्थर होते हैं, कीमती पत्थर, नीलम वगैरह हैं ये, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, और रंगीन कांच वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर ठोस में ठोस को मिक्स करके क्या बनाया जाता है, जिसमें संगठन है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है, संगठन निश्चित नहीं होता है। संगठन निश्चित होने पर तो वो मिश्र धातुएं हो जाती हैं, फिर विलयन में जाती हैं, लेकिन जब संगठन निश्चित नहीं होता है कहीं पर, जैसे रंगीन कांच है तो उस पर उसमें कहीं रंग गहरा कहीं हल्का, इस प्रकार से ही रंगीन अलग अलग डिजाइन के कांच तैयार किए जाते हैं। रत्न पत्थर वगैरह भी तैयार किए जाते हैं, हीरे जवाहरात वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो सब इस प्रकार का मिश्रण होते हैं। किस अवस्था में होते हैं ये, कोलोइडी फॉर्म के अंदर ही होते हैं, ठीक है।
तो ये अपनी जो आज की क्लास रही, जिसके अंदर अपन ने मुख्य रूप से मिक्सचर जो हैं, जिसमें समांगी मिश्रण के रूप में विलयन, विलयन के प्रकार, विलयन की सांद्रता इकाइयाँ, उसके बाद में निलंबन, निलंबन के गुण और कोलॉइड, कोलॉइड्स के गुण वगैरह हैं, वो अपन ने अच्छी तरह से देखे। तो लगातार क्लास के अंदर आप आगे भी जुड़े रहें, और अगर पीछे की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो जो अपना चैनल है उस चैनल के होम पेज के ऊपर जाकर के, और मनोविज्ञान की क्लासेज हैं वो भी 3 यूनिट की, 2 यूनिट की तो अपलोड करी जा चुकी हैं, और 30 यूनिट जो बुद्धि वाली है वो चल रही है, तो उनको भी आप देखें। और साइंस का ये मैटर है उसको भी आप देखें, निश्चित तौर पर ये आपको लाभ देने वाला है। और इंतज़ार नहीं करें कि कब विज्ञापन आता है, कब वैकेंसी में कितनी पोस्ट आती हैं, क्या सब होता है, ये सब चीज़ें हैं वो आगे आने वाली एक प्रोसेस का हिस्सा हैं। अपना काम केवल पढ़ना है, उसको करते रहें। और अगली क्लास होगी, यानी कि इसका पार्ट 3 होगा, उसके अंदर ये यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। 2 जो पार्ट हैं वो इस आज की इस क्लास के साथ में कंप्लीट हुए हैं। लगातार चैनल के ऊपर बने रहें और अपना प्यार प्रेम बनाए रखें। लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें। वीडियो पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।